हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर एजेंट्स को। तो ये कीमोथेरेपी यूनिट का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्ट कवर कर ली है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर से उन्हें देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्यूमर या कैंसर क्या होता है। तो इसे न्यूप्लाज्मा और ट्यूमर भी कहा जाता है। कैंसर की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी की जो नॉर्मल सेल हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से फैलने लग जाती हैं, प्रोलिफरेट करने लग जाती हैं, प्लोरिफरेशन हो जाता है, उसमें डी डिफ्रेंशिएशन होने लग जाता है। मीन्स कि जितनी तेज़ी से नॉर्मल सेल मल्टीप्लाई करती हैं उनके कंपैरिजन में जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, अलग अलग होने लग जाती हैं। ये इन्वेसिवनेस आ जाती है इन सेल्स के अंदर। मीन्स कि ये अटैकिंग मोड पे आ जाएंगी और किसी भी दूसरे ऑर्गन पे जा करके क्या करेंगी, अटैक करेंगी। इनके अंदर एबिलिटी टू मेटास्टासिस भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जिस भी पर्टिकुलर एरिया में कैंसर या ट्यूमर डेवलप होने लग रहा है वो मूव करके किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, घुस सकता है और वहाँ पे इन्वेजन कोज कर सकता है। मीन्स कि वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा किसी भी दूसरे ऑर्गन को। तो मेटास्टासिस का मतलब क्या होगा, मूवमेंट आ जाएगी उसके अंदर, मूव करके कहीं पे भी वो पहुंच सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या है डेवलप होने लग रहा है ट्यूमर, सेल्फ प्लोरिफरेट हो रही है एक्सेसिवली, तो उसे क्या कहा जाएगा, लोकल ट्यूमर। बट अगर मेटास्टासिस डेवलप हो गई और उसकी वजह से कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बॉडी की वो डिस्टर्ब होने लग रही है, खराब होने लग रही है, तो ये क्या करेगा, ये पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है। बात की जाए टाइप्स ऑफ कैंसर की तो दो टाइप के कैंसर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि ये बहुत धीरे धीरे डेवलप करता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा और ये बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं की तरह रिजेंबल होगा, उन्हीं की तरह दिखाई देगा। ये एक पर्टिकुलर एरिया पे लोकलाइज रहता है, मीन्स कि जहाँ डेवलप होगा वहीं पे रहेगा, ये कहीं मूव नहीं कर सकता, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। और जो ये सेल्स होती हैं वो यूजुअली ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। बट क्या है, ये ट्यूमर ही है, एक तरीके से कैंसर ही है, तो हार्मफुल तो है ही ये बॉडी के लिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो वो सब कुछ अपोजिट है बिनाइन ट्यूमर से। इसमें जो सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं, बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करती हैं। इनके अंदर डी डिफ्रेंशिएशन और इन्वेसिवनेस आ जाती है। मतलब कि ये किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गन पे जाकर के अटैक कर सकते हैं, किसी भी सेल को अटैक कर सकती हैं। इनके अंदर मेटास्टेसिस डेवलप हो जाती है, उसकी एबिलिटी आ जाती है। मीन्स कि इनके अंदर मूवमेंट आ जाएगी और ये लोकलाइज नहीं रहेंगे, ये क्या करेंगे, बॉडी में मूव करते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ पे है ट्यूमर, अभी यहाँ है तो क्या पता फिर कहीं और मूव करके हो चला जाए। तो ये होता है, ये जिस भी एरिया पे डेवलप होगा वहाँ की जो सेल है उन्हें क्या करेगा, डैमेज कर देगा। अगर इसे अनट्रीटेड रखा जाए, मतलब इसका इलाज ना किया जाए, तो ये क्या है, डेथ भी कॉज कर सकता है, हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा। अब जो ड्रग्स इसकी थेरेपी में यूज़ की जाती हैं, मीन्स की कैंसर की थेरेपी में यूज़ की जाती है, उन्हें क्या कहेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स कहेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं सबसे पहले। इनके कुछ सब क्लासेस हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिन मीन्स, नाइट्रोसोयूरियाज, एल्काइल सल्फोनेट्स, थायाजीन्स, प्लेटिनम बेस्ड एल्काइलेटिंग एजेंट और मिथाइल हाइड्राजीन्स, ये कुछ इसके सब क्लासेस हैं। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में कौन कौन सी ड्रग आएंगी, क्लोरम ब्यूसिल, साइक्लोफोस्फामाइड, मैक्लोरेथामीन, HCl, यूरासिल मस्टर्ड, ये सारी की सारी ड्रग्स आएंगी। इथाइलिन मीन्स में थायोटेपा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, हेक्सामिथाइल मेलामीन, ट्राई इथाइलिन मेलामीन, ये कुछ ड्रग्स इसकी हैं। थायोटेपा क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। नाइट्रोसोयूरियाज में कारमस्टीन, लोमस्टीन, सेमस्टीन और स्ट्रेप्टोजोटोसिन, ये ड्रग्स आएंगी। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसुल्फान, थायाजीन्स में डेकार्बाजीन और प्लेटिनियम बेस्ड एल्काइलेटिंग एजेंट में सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्सैलीप्लाटिन, ये सब आएंगे। मिथाइल हाइड्राजीन्स में प्रोकार्बाजीन, ये ड्रग्स आएंगी।
आगे बढ़ते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स पे। तो इसमें सब क्लासेस हैं फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट जिसमें मिथोट्रेक्सेट ड्रग, पायरिमिडीन एनालॉग्स जिसमें 5-FU यानी कि 5-फ्लोरोयूरेसिल्स, साइटेराबीन, एजाराबीन और फ्लॉक्सयूरिडीन इन ड्रग्स का यूज होता है। प्यूरिन एनालॉग्स जिसमें 6-MP यानी कि 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6-TG यानी 6-थायोग्वानिन, एज़ाथायोप्रीन और फ्लूडारेबिन इन ड्रग्स का यूज होता है। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज होता है जिसमें विनका एल्कलॉइड्स हैं जो फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़े होंगे, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन वगैरह। इन्हें खुद कर लेना है, आपको पढ़ लेना है एक बार। एंटीबायोटिक्स जिसमें एसिटोनोमाइसिन डी, डाउनुरोविसिन, डॉक्सोरुबिसिन, मिटोमाइसिन और ब्लूओमाइसिन इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। एंजाइम्स में एल एस्प्राजिनेस एंजाइम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसमें रीटूजिमैब, ट्रेस्टुजुमैब इनका यूज किया जाता है। हार्मोनल ड्रग्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें प्रेडनिसोलोन्स, प्रेडनिसोन वगैरह ऐसी ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो इन्हें आपको पढ़ लेना है एक बार। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं अब हम सीधा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स का कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अल्काइलेशन करते होंगे, अल्काइल लगा हुआ है ना क्योंकि। तो होता क्या है कि ये कार्बोनियम आयन की प्रोडक्शन कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। और वो क्या करता है, उस जो भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर अल्काइल ग्रुप होंगे उन्हें वो ट्रांसफर कर देगा जो भी सेल है, कैंसरस सेल, उसके मैक्रोमोलिक्यूल में। अल्काइलेशन का मतलब ही यही होता है कि एक अल्काइल ग्रुप एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो रहा है या सब्सटीट्यूट हो रहा है। तो होता ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल में जा करके अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गया, लग गया। तो होगा क्या, जैसे कि डीएनए है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है ना वो डीएनए। तो होगा क्या कि एल्काइल ग्रुप बीच में जाकर के लग जाएगा, एज अ सब्सटीट्यूट ऐड हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगी कि चोरों के बीच में पुलिस। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन लीक होगी जिसकी वजह से वीक पड़ता जाएगा वो गैंग और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वही सीन होता है यहाँ पे, सेम फंडा है। अल्काइल ग्रुप जा करके लग जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड वीक होने लग जाएगा और डीएनए की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये होता है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो ये हीमेटोलॉजिक सॉलिड ट्यूमर्स में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी को ट्रीट करने के लिए। थायोटेपा का यूज़ ओवेरियन कैंसर में यूज़ होता है। बुसुल्फान का यूज़ क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकीमिया में, नाइट्रोसोयूरियास का ब्रेन ट्यूमर में और स्ट्रेप्टोजोसिन का यूज़ होता है पेनक्रियाज में अगर कार्सिनोमा हो गया। जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल होती हैं, आइलेट सेल, बीटा आइलेट, उनके अंदर अगर कोई कैंसर हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। एंटी मेटाबोलाइट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीएनए आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। तो फॉलिक एसिड बनता है, हमने सल्फोनामाइड में पढ़ा ही था। उससे THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। उससे प्यूरिन, पायरिमिडीन्स बनते हैं जिससे न्यूक्लियोइड्स, डीएनए, आरएनए, और फिर उससे फर्दर सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल माइटोसिस होती है। तो होता क्या है कि मिथोट्रेक्सेट जो है वो क्या है, जा करके फॉलिक एसिड की इनहिबिशन कर देगी, जा करके फॉलिक एसिड से टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगी। प्यूरिन एंटागोनिस्ट प्यूरिन से न्यूक्लियोइड्स नहीं बनने देते, यहाँ पे जाकर के अपना वर्क शो करते हैं। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट पायरिमिडीन से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देते, यहाँ पे जाकर के अपना एक्शन शो करते हैं। तो इस क्लास में जितनी भी ड्रग हो गई और इस क्लास में जितनी भी ड्रग हो गई वो क्या है, यहीं पे जाकर के अपना एक्शन शो करेगी, यानी कि प्यूरिन से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देगी। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, मरकेप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, ये पढ़े थे ना ड्रग्स, तो ये नहीं बनने देती इसे। पायरिमिडीन में 5-फ्लोरोयूरेसिल पढ़ा था, तो वो पायरिमिडीन से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देती। तो अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो यानी डीएनए आरएनए नहीं बनेगा और सेल की माइटोसिस नहीं होगी, तो सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगी। बात की जाए इनके यूजेस की, तो मिथोट्रेक्सेट का यूज एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में किया जाता है, लिम्फोमा में, और ब्रेस्ट कैंसर, क्रोन डिजीज, रूमेटाइड अर्थराइटिस, इन सब में किया जाता है। 6 मरकेप्टोप्यूरिन का यूज एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रोनिक
माइलोसिटिक में किया जाता है। 6-थायोग्वेनिन, इसका यूज किस में किया जाता है? सेम ल्यूकीमिया में। और ये 6-मरकेप्टोप्यूरिन के एक्शन को बढ़ा देता है, उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके। फ्लूडेराबीन जो है उसका क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में और हॉटकिन डिजीज वगैरह में यूज किया जाता है। क्लैड्रिबीन का यूज लिम्फोमा और हेयरी सेल ल्यूकीमिया में किया जाता है। अब आते हैं विनका एल्कोलाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो जो भी विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जो है वो बीटा ट्यूबुलिन के साथ जाके बाइंड अप हो जाते हैं, जो कि एक ड्रग ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल में डिसरप्शन हो जाती है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो आगे मूव नहीं कर पाते, फेल होते हैं आगे मूव करने में माइटोसिस की प्रोसेस के दौरान। तो होगा क्या, जो मेटाफेस होता है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से सेल डिवीज़न आगे नहीं हो पाएगी, सेल डिवीज़न को इनहिबिट करेंगे। तो ये इस तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ की बात की जाए तो विनक्रिस्टिन का यूज़ प्रेडनिसोन के साथ किया जाता है, जिससे कि एक्यूट ल्यूकीमिया की रीमिशन ना हो। विनब्लास्टिन को लिम्फोमा और सिस्टमिक हॉटकिन डिजीज़ में किया जाता है यूज़। विनोरेल्बिन का यूज़ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में किया जाता है। इनके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इमीडिएट एडीआर क्या देखने के लिए मिलते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग कॉज करती हैं ये मेडिसिन। माइलो सप्रेशन करती हैं, यानी कि बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी और प्लेटलेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। म्यूकोसिस्टिस करती हैं ये, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या फिर अल्सर कोज करेंगी ये। एलोपीसिया, बाल वगैरह झड़ना कॉमन है। टेराटोजीनिसिटी कॉज करती हैं, यानी कि जो फीमेल्स वगैरह हैं उनमें एम्ब्रियो या फीटस की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलते हैं? वीनो ओकल्सिव डिजीज ऑफ द लीवर, ये कॉज हो जाती है। नाम से समझ में आ रहा है, वीनो वीन से लिया गया है, ओकल्सिव ओकल्शन, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं लीवर में उनमें ओकल्सन आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। हेमरेजिक सिस्टिस, सिस्ट बोलते हैं गांठ को, तो ब्लीडिंग वाली कोई गांठ पड़ जाती है उसे कहते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी को किडनी में टॉक्सिसिटी करती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें टॉक्सिसिटी करती है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी यानी लंग्स में। कार्डियोटॉक्सिसिटी यानी कि हार्ट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। हैंड फुट सिंड्रोम हो जाता है और ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम हो जाता है। ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम क्या होता है? लार्ज अमाउंट में जो कैंसरस सेल है वो डाई होने लग जाती हैं और ब्लड में रिलीज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं ये। तो ये सब थे इसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो ये चैप्टर भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।